हे गाइस, वेलकम बैक अ न्यू वीडियो। गाइस कैसे आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो गाइस जो आज की वीडियो है उसमें हम बात करने वाले हैं बी फार्म थर्ड सेम में जो हमारी सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी, जिसका कि सब्जेक्ट कोड BP303T है। उसके यहाँ पर हम 2 मार्क्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं एंड उसके साथ में इसके आंसर के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर जो 2 मार्क्स के 30 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनके यहाँ पर आंसर के बारे में बात करेंगे। तो गाइस जो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है एंड आप लोग अगर इन क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो कहीं ना कहीं यही क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स में एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो आपको इस वीडियो को बहुत अच्छे से वॉच करना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। एंड इससे पहले की जो वीडियो थी उसमें हमने बात किया था यूनिट 1 से लगाकर यूनिट 5 तक के जितने भी लॉन्ग मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे उनके सोल्यूशन के बारे में। तो आपने अगर वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसे जरूर वॉच कीजिए। एंड हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। तो यहाँ पर हमारे जो 2 मार्क्स से हैं जो कि 30 क्वेश्चन होने वाले हैं, जो कि बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। तो जो आज का वीडियो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, आपको वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। तो आप लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, आज का अपना हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन होने वाले हैं जो कि 30 क्वेश्चन हो गए, जो कि बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इन क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से तैयार करके एग्जाम देने जाना है, कहीं ना कहीं यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें पूछा है गिव द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। यानी ये जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी टाइम ये क्वेश्चन रिपीटेड है, तो आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेना है। इसमें आपको प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल जो होते हैं उसके बारे में डिफरेंस लिख देना है कि बेसिक डिफरेंस क्या होता है। तो यहाँ पर जो प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं इनमें जैसे कि सेल साइज जो होता है इसकी रेंज जो होती है 0.2 से 2.0 माइक्रोन इन डायमीटर, मतलब इसके सेल साइज का रेंज होता है। एंड यहाँ पर यूकैरियोटिक सेल जो होती है इनकी सेल साइज जो रेंज होती है 10 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर इन डायमीटर में होती है। एंड यहाँ पर प्रोकैरियोटिक सेल जो होती हैं वो ऑलवेज यूनिसेलुलर होती हैं एंड यहाँ पर यूकैरियोटिक सेल जो होती हैं वो यूनिसेलुलर होती हैं एंड मल्टीसेलुलर होती हैं। एंड यहाँ पर जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है लेकिन केमिकली कॉम्प्लेक्स इन नेचर होती है वो। एंड यहाँ पर जो यूकैरियोटिक सेल होती हैं उसमें सेल वॉल प्रेजेंट तो होती है लेकिन वो केमिकली इन सिंपल नेचर होती है। यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात करें तो यहाँ पर जो प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं उसमें माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होती है एंड जो हमारी यूकैरियोटिक सेल होती है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होती है। एंड यहाँ पर प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं इसमें यहाँ पे न्यूक्लियस जो होता है एब्सेंट होता है एंड यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। एंड राइबोसोम के बारे में बात करें तो यहाँ पर राइबोसोम जो होता है प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है, स्मॉलर इन साइज एंड स्फेरिकल इन शेप में होता है। यानी राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है, साइज जो होता है उसका स्मॉल होता है एंड स्फेरिकल शेप में होता है। एंड यूकैरियोटिक सेल जो होती है इसमें यहाँ पर राइबोसोम जो होता है प्रेजेंट होता है, लेकिन इसके कंपेयर में यहाँ पर यूकैरियोटिक सेल में राइबोसोम बड़े साइज में होता है एंड लीनियर शेप में होता है। एंड इसके एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो यहाँ पर इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ब्लू ग्रीन एल्गी हो गई, एस्चेरिचिया कोलाई यानी ई कोलाई होगी, साइनोबैक्टीरिया हो गया। वहीं यूकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो यहाँ पर प्लांट सेल हो जाएगी, एनिमल सेल हो जाएगी, फंगी एंड प्रोटिस्ट हो जाएंगे। तो ये हमारा कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन था जिसमें आपको यहाँ पर बेसिक डिफरेंस क्या होता है प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल उसके बारे में लिखना था। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। एंड गाइज इन क्वेश्चन को आप लोग अगर अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपको यहाँ पर यही क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। एंड जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इजी लैंग्वेज में लिखे गए हैं, तो आपको इन क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना है। एंड इसकी जो PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसकी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन बन सकता है व्हाट इज बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व एंड राइट ऑल फिजिकल पैरामीटर रिक्वायर्ड फॉर द बैक्टीरियल ग्रोथ। यहाँ पर मतलब बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व क्या होता है उसके बारे में लिखना है। एंड यहाँ पर इसके जो फिजिकल पैरामीटर होते हैं बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए वो क्या होता है उसके बारे में लिख देना है। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें सबसे पहले आपको बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व क्या होता है उसके बारे में लिख देना है। तो यहाँ पर बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व क्या होता है, मतलब जब कोई ग्राफ जो होता है प्लॉट किया जाता है बिटवीन द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया एंड टाइम फेज, उसी को सिंपली यहाँ पर ग्रोथ कर्व बोलते हैं। ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया जो होती है उसके बीच में एंड टाइम फेज के बीच में जो ग्राफ प्लॉट किया जाता है उसी को सिंपली यहाँ पर बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व बोलते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे इस हिसाब से इसका ग्राफ हो जाएगा एंड यहाँ पर ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया हो जाएगा एंड इधर ये टाइम फेज हो जाएगा एंड यहाँ पे वाई एक्सेस हो जाएगी एंड एक्स एक्सेस हो जाएगी। एंड यहाँ पर इसमें रिजल्टिंग 4 फेजेस होंगी, एक फेज जो होगी लैग फेज होगी ये वाली, एंड यहाँ पर लॉग फेज होगी सेकंड, एंड थर्ड जो होगी स्टेशनरी फेज होगी एंड फोर्थ डेथ फेज होगी। तो इस टाइप से आपको यहाँ पर ग्रोथ कर्व के बारे में लिख देना है, उसकी फेजेस भी लिख देनी है। एंड नेक्स्ट यहाँ पर फिजिकल पैरामीटर के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर इसके कुछ फिजिकल पैरामीटर होते हैं जैसे कि टेम्परेचर हो गया, pH हो गया, ऑक्सीजन लेवल्स हो गए, प्रेशर हो गया, लाइट हो गई, रेडिएशन होगी। तो ये यहाँ पर बैक्टीरियल ग्रोथ के फिजिकल पैरामीटर्स हो जाते हैं। इतना ही कंटेंट आपको इस क्वेश्चन में लिखना था एंड अगर आप लोग इतना कंटेंट अच्छे से लिख देते हो तो आपको यहाँ पर 2 मार्क्स इजीली मिल जाते हैं। एंड नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में, जिसमें कि पूछा है राइट द कंट्रीब्यूशन ऑफ लुईस पास्चर एंड एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक इन द फील्ड ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। मतलब यहाँ पर आपको
जो लुईस पास्चर थे एंड एंटोनी वान लुइनहाग थे, उनके यहाँ पर आपको इसमें कंट्रीब्यूशन लिख देना है कि उन्होंने माइक्रोबायोलॉजी के फील्ड में क्या किया। तो यहाँ पर सबसे पहले लुईस पास्चर के बारे में लिख देना है। तो लुईस पास्चर जो है उन्हें सिंपली फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंड मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी के नाम से जानते हैं, जो कि 1822 से 95 तक रहे। एंड उन्होंने सिंपली यहाँ पर फर्मेंटेशन एंड पास्चुराइजेशन प्रोसेस जो होती है उसको डेवलप किया। एंड यहाँ पर वैक्सीनेशन एंड स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस जो थी इसको भी लुईस पास्चर ने डेवलप किया था। तो ये इसके कंट्रीब्यूशन हो जाएंगे लुईस पास्चर के इन द फील्ड ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। एंड नेक्स्ट यहाँ पर आते हैं साइंटिस्ट हमारे, वो है एंटोनी वान लुइनहाग। एंटोनी वान लुइनहाग जो थे उन्हें भी सिंपली यहाँ पर माइक्रोबायोलॉजी एंड माइक्रोस्कोप के नाम से जानते हैं, क्योंकि इन्होंने अर्ली में बैक्टीरिया की स्टडी की थी। इन्होंने यहाँ पर 1632 से 1723 तक वर्क किया था। मतलब 1776 में इन्होंने बैक्टीरिया को इंट्रोड्यूस किया एंड उसे सिंपली एनिमल क्यूर्स बोला। लुईस पास्चर एंड एंटोनी वान लुइनहाग जो थे उसके कंट्रीब्यूशन हो जाएंगे। इतना ही कंटेंट आपको इसमें लिखना था। एंड नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में, जिसमें कि पूछा है स्टेट कोच पास्टुलेट। मतलब इसमें आपको यहाँ पर कोच पास्टुलेट जो होते हैं, जैसे कि राज्य कोष जो होता है उसकी अभिधारणाएं या फिर सिद्धांत जो होते हैं वो क्या होते हैं उसके बारे में लिख देना है। तो इसमें लिखा है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कुछ फॉलोइंग कोच पास्टुलेट हैं, जैसे कि द कॉजेटिव एजेंट आर श्योरली प्रेजेंट इन अर्ली इंडिविजुअल विद द डिजीज। मतलब यहाँ पर जो कोई भी डिजीज होगा तो उसके साथ में उसका कॉजेटिव एजेंट होगा, उसके साथ में प्रेजेंट होगा। दे मस्ट बी आइसोलेटेड एंड ग्रो इन प्योर कल्चर। मतलब जिन्हें कि सिंपली यहाँ पर आइसोलेटेड किया जा सकता है एंड ग्रो किया जाता है प्योर कल्चर में। When the pure culture is inoculated into an experimental animal, it surely cause disease। मतलब जब किसी भी प्योर कल्चर को यहाँ पर इनोकुलेट करेंगे भी एक्सपेरिमेंटल एनिमल के ऊपर, तो यहाँ पर उसमें सिंपली डिजीज काज कर सकता है। तो इस टाइप से आपको यहाँ पर कॉज पास्टुलेट जो होते हैं उसके बारे में लिख देना है। इसके भी चांसेस है कि आपको ये 2 मार्क्स में देखने को मिले, तो आपको इसको भी बहुत अच्छे से करके जाना है। और नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 जो इसमें पूछा है, व्हाट इज पास्चुराइजेशन एंड राइट द कंट्रीब्यूशन ऑफ अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन माइक्रोबायोलॉजी। यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पर पास्चुराइजेशन प्रोसेस क्या होता है उसके बारे में लिखना है। एंड यहाँ पर जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे उसके माइक्रोबायोलॉजी में क्या कंट्रीब्यूशन थे उसके बारे में डिटेल में लिख देना है। तो यहाँ पर सबसे पहले पास्चुराइजेशन के बारे में लिख देना है कि पास्चुराइजेशन होती क्या है। तो यहाँ पे लिखा है, जैसा कि आप देख सकते हैं, पास्चुराइजेशन जो होती है एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कि हार्मफुल बैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं या फिर वायरस होते हैं या फिर कोई अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है किसी भी लिक्विड में, उसे सिंपली किल किया जाता है बाय द एप्लीकेशन ऑफ हीट। मतलब हीट प्रोवाइड करके यहाँ पर कोई लिक्विड है उसमें अगर कोई बैक्टीरिया वगैरह प्रेजेंट है तो उसमें हम हीट प्रोवाइड करेंगे एंड यहाँ पर सिंपली उसको बॉयल करेंगे तो उसमें से बैक्टीरिया वगैरह जो होंगे वो किल हो जाएंगे। तो यही प्रोसेस जो होती है सिंपली पास्चुराइजेशन कहलाती है। जैसा कि मिल्क हो गया, जूस हो गया एंड वाटर जो होगा, इसमें से हीट अप्लाई करके हम उसमें से बैक्टीरिया वगैरह जो किल करते हैं उसी को सिंपली यहाँ पर पास्चुराइजेशन बोलते हैं। एंड जो प्रोसेस थी वो डेवलप की गई थी लुईस पास्चर के थ्रू 19th सेंचुरी में। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर पास्चुराइजेशन क्या होता है उसके बारे में लिख देना है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। एंड नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था कि यहाँ पर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे उसके कंट्रीब्यूशन के बारे में लिखिए। तो यहाँ पर जैसे कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे उन्होंने डिस्कवर किया था फर्स्ट एंटीबायोटिक जो कि पेनिसिलिन थी, जिनको यहाँ पर 1928 में इन्होंने डिस्कवर किया था, जिन्हों की सिंपली पेनिसिलियम नोटेटम जो था एक टाइप का फंगी था उससे बनाया था। तो इस टाइप से आपको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में लिख देना है। और नेक्स्ट आते हैं एक साइंटिस्ट एडवर्ड जेनर। तो एडवर्ड जेनर के बारे में भी लिख देना है, काफ़ी टाइम ये भी पूछ लेता है। यानी यहाँ पर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या फिर एडवर्ड जेनर जो है इसमें से एक आ सकता है, तो आपको इनको अच्छे से पढ़ के जाना है। एडवर्ड जेनर जो थे उन्होंने वैक्सीन जो होती हैं उसको मतलब क्रिएट किया था फर्स्ट टाइम। मतलब किसी भी डिजीज वगैरह जो होती है उनको ट्रीट करने के लिए जो वैक्सीन यूज होती हैं उनको सिंपली यहाँ पर एडवर्ड जेनर ने फर्स्ट टाइम क्रिएट किया था। तो इन्होंने 1798 में एक वैक्सीन क्रिएट किया, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन जो होती है उसको क्रिएट किया था। ये हमारे एडवर्ड जेनर जो थे उनके कंट्रीब्यूशन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 जो इसमें पूछा है, व्हाट डू यू मीन बाई प्रिजर्वेशन ऑफ प्योर कल्चर एंड राइट इट्स मेथड। मतलब यहाँ पर प्रिजर्वेशन ऑफ प्योर कल्चर क्या होता है उसके बारे में लिखना है। एंड इसके जो मेथड होते हैं प्रिजर्वेशन के वो क्या होता है उनके बारे में लिख देना है। तो यहाँ पर मतलब प्रिजर्वेशन क्या होता है उसके बारे में लिख देना है। तो इसमें लिखा है, इन दिस मेथड और इन प्रिजर्वेशन ऑफ प्योर कल्चर रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग अ प्योर कल्चर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, ईस्ट और फंगी ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मतलब यहाँ प्रिजर्वेशन जो क्या होती है एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह जो होते हैं उसका प्योर कल्चर जो होता है उसको मेंटेन किया जाता है, जैसे कि बैक्टीरिया हो गए, ईस्ट हो गए, फंगी हो गए। इनको एक लंबे समय तक के लिए एक प्योर कल्चर जो है इनका प्रिपेयर किया जाता है, उसे सिंपली मेंटेन किया जाता है कि उसमें कोई अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह ग्रोथ ना करे। तो ये सिंपली प्रिजर्वेशन ऑफ प्योर कल्चर हो जाएगा। अ प्योर कल्चर इज अ कल्चर दैट कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब यहाँ प्योर कल्चर जो होता है वो एक ऐसा कल्चर होता है जो कि सिंपली एक टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनको कंटेन करता है।
विदाउट एनी कंटामिनेशन फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब यहाँ पर कोई अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं प्रेजेंट होगा तो उसी को सिंपली प्योर कल्चर बोलेंगे। मतलब एक टाइप का ही उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होगा, ऐसा नहीं कि उसमें डिफरेंट डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हो, तो ये सिंपली प्योर कल्चर हो जाएगा। एंड इसके कुछ मेथड होते हैं प्रिजर्वेशन के लिए, जैसे कि लायोफिलाइजेशन हो गया, क्रायो प्रिजर्वेशन हो गया, सब कल्चरिंग हो गई, पैराफिन मेथड हो गया, रेफ्रिजरेशन हो गया। तो ये यहाँ पर 5 मेथड होते हैं जो कि प्रिजर्वेशन ऑफ प्योर कल्चर के लिए यूज होते हैं। एंड इसमें से आपको लायोफिलाइजेशन जो होता है इसको अच्छे से पढ़ लेना है, मतलब फ्रीज ड्राइंग जो होती है, जैसे कि वाटर कंटेंट जो जिसमें कि रिमूव किया जाता है वैक्यूम ड्राइंग के थ्रू, तो ये सिंपली फ्रीज ड्राइंग पे वर्क करता है लायोफिलाइजेशन। इसको आपको पढ़ लेना है, इसके भी चांसेस है कि 2 मार्क्स में आ जाए। तो इस टाइप से आपको इस क्वेश्चन में इतना कंटेंट लिखना था। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। एंड यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 जो इसमें पूछा है, व्हाट इज माइक्रोस्कोपी एंड इंग्लिश टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोपी, मतलब यहाँ पर माइक्रोस्कोपी क्या होता है उसके बारे में लिखना होगा इसमें। एंड उसके जो वेरियस टाइप होते हैं माइक्रोस्कोपी के वो क्या होते हैं उसके बारे में लिखना होगा। तो यहाँ पर सिंपली लिखा है माइक्रोस्कोपी जो होती है एक साइंस होती है हिस्ट्री करने के लिए किसी भी स्मॉल ऑब्जेक्ट की या फिर कोई सैंपल हो उनकी हिस्ट्री करने के लिए बाय द यूजिंग ऑफ माइक्रोस्कोप, मतलब यहाँ पर कोई सबसे स्मॉल पार्टिकल है जिन्हें कि सिंपली हम अपनी नेक्ड आई के थ्रू नहीं देख सकते, लेकिन जब हम माइक्रोस्कोप का यूज करेंगे तो उसको हम सिंपली देख सकते हैं। तो यही जो प्रोसेस होती है उसे सिंपली यहाँ पर माइक्रोस्कोपी बोलते हैं। एंड यहाँ पर इसके कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि 2 टाइप में होते हैं यहाँ पर माइक्रोस्कोपी, एक होती है लाइट और ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, एक होती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। यहाँ पर लाइट और ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप होती है, इसके फर्दर 4 टाइप्स होते हैं। एक होती है फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप, एक होती है डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप, एक होती है ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप, एक होती है फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप। तो इसके 4 टाइप हो जाएंगे लाइट और ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप के। एंड एक है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो होती है फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइडेड होती है, एक होती है सेम, एक होती है टेम। सेम जो होती है उसका जैसे फुल फॉर्म होता है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, एंड इसका फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसको भी आपको लर्न कर लेना है कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, कभी कभी इसके फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन आ जाता है। तो इस टाइप से आपको इस क्वेश्चन में इतना कंटेंट लिखना था। एंड नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में, जिसमें कि पूछा है व्हाट डिफरेंस बिटवीन सेम एंड टेम, मतलब सेम एंड टेम जो होता है उसके बारे में डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है उसका एक टाइप है तो इसके बारे में डिफरेंस लिख देना है। तो सेम क्या होता है, सेम जो होता है किसी भी सरफेस ऑफ स्पेसिमेन जो होता है उसका 3D स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करता है। एंड यहाँ पर टेम जो होता है इसमें मतलब इलेक्ट्रॉन जो होते हैं पास होते हैं थ्रू आ स्पेसिमेन, तो इसमें मतलब इलेक्ट्रॉन स्पेसिमेन के थ्रू पास होते हैं। सेम जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं स्कैटर्ड हो जाते हैं या फिर इमिटेड हो जाते हैं फ्रॉम द स्पेसिमेन सरफेस। लेकिन टेम जो होता है इसमें सिंपली यहाँ पर किसी भी स्पेसिमेन का इंटरनल स्ट्रक्चर ही देता है, लेकिन सेम जो होता है सरफेस का स्ट्रक्चर देता है। एंड यहाँ पर टेम जो होता है वो मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर देता है स्पेसिमेन का। इन दिस इमेज सोन इन फ्लोरेसेंट स्क्रीन, मतलब टेम जो होता है इसमें इमेज वगैरह जो होते हैं वो फ्लोरेसेंट स्क्रीन के ऊपर शो होते हैं। तो इस टाइप से आपको इस क्वेश्चन में लिख देना था कि सेम एंड टेम जो होता है उसके बीच में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। इतना ही कंटेंट आपको इस क्वेश्चन में लिखना था। एंड नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसमें पूछा है राइट द डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, मतलब यहाँ पर ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बीच में डिफरेंस क्या होता है उसके बारे में लिख देना है। तो यहाँ पर ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया होते हैं उसमें सिंपली पेप्टाइडोग्लाइकॉन थिक लेयर प्रेजेंट होती है जो कि 20 से 90 nm थिक होती है एंड मल्टी लेयर प्रेजेंट होती है। एंड यहाँ पर ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया होती हैं इसमें पेप्टाइडोग्लाइकॉन्स जो होती है उसकी थिन लेयर प्रेजेंट होती है जो कि 2 से 3 nm जो होती है वो थिन होती है एंड सिंगल लेयर इसमें प्रेजेंट होती है। एंड यहाँ पर ग्राम पॉजिटिव जो होता है इसकी आउटर मेम्ब्रेन जो होती है एब्सेंट होती है, एंड ग्राम नेगेटिव जो होती है इसमें आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। एंड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होते हैं वो स्टेनिंग के बाद पर्पल या फिर ब्लू कलर प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन यहाँ पर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होते हैं वो स्टेनिंग के बाद रेड या फिर पिंक कलर प्रोड्यूस करते हैं। इसका जैसा एग्जाम्पल हो जाएगा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के स्टेफाइलोकोकस ओरियस हो गया एंड बैसिलस सबटिलिस हो गया, एंड ग्राम नेगेटिव के एग्जाम्पल हो जाएंगे जैसे कि हिस्सेरिसिया कुलाई हो गया। तो इस टाइप से आपको इस क्वेश्चन में इतना डिफरेंस लिख देना था कि यहाँ पर ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। एंड नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में, जिसमें कि पूछा है डिफाइन स्टेरिलाइजेशन विद इट्स मेथड, मतलब यहाँ पर स्टेरिलाइजेशन क्या होती है उसके बारे में लिख देना है। एंड यहाँ पर उसके मेथड जो होते हैं स्टेरिलाइजेशन के वो क्या होता है उसके बारे में लिख देना है। तो यहाँ पर स्टेरिलाइजेशन जो होता है एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कि किसी भी नॉन लिविंग सर्फेस या फिर लिविंग सर्फेस से कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह जो होते हैं उनको किल करना है फिर उनको रिमूव करना। तो यही जो इसकी प्रोसेस होती है उसे सिंपली स्टेरिलाइजेशन बोलते हैं। इसके कुछ मेथड होते हैं जैसे कि फिजिकल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन हो गया, केमिकल गैसेज मेथड हो गया, रेडिएशन मेथड हो गया, कि मैकेनिकल मेथड हो गया। तो इस टाइप से आपको यहाँ पर स्टेरिलाइजेशन एंड उसके मेथड लिख देने थे। इसमें से आपको यहाँ पर रेडिएशन मेथड एंड मैकेनिकल मेथड जो है इनको पढ़ लेना है, इसके भी चांस है कि 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाएँ। तो इस टाइप से आपको इतना कंटेंट इस क्वेश्चन में लिखना था। एंड नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में, जिसमें कि पूछा है एक्सप्लेन द यूजेस ऑफ बायोलॉजिकल स्टेरिलिटी इंडिकेटर, मतलब यहाँ पर बायोलॉजिकल स्टेरिलिटी इंडिकेटर जो होते हैं उसके यूजेस के बारे में लिख देना है।
तो यहाँ पर लिख देना है कि बायोलॉजिकल स्टेबिलिटी इंडिकेटर जो होते हैं उन्हें सिंपली बायोलॉजिकल इंडिकेटर के नाम से जानते हैं। मतलब यहाँ पर जो स्टेबिलिटी इंडिकेटर होते हैं ऐसे डिवाइस होते हैं या फिर मटेरियल्स होते हैं जिनका सिंपली यूज किया जाता है कि स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस जो होती है वो इफेक्टिवनेस है या नहीं है उसको वेरीफाई करने के लिए इनका यूज किया जाता है। एंड इसके कुछ यूजेस हो जाएंगे जैसे कि इन द वैलिडेशन ऑफ स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस, मतलब स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस जो होती है उसके वैलिडेशन में इसका यूज किया जाता है। एंड स्टेरिलाइजेशन साइकिल जो होती है उसके मॉनिटरिंग में इसका यूज किया जाता है। क्वालिटी कंट्रोल में, टेस्टिंग ऑफ स्टेरिलाइजेशन मेथड, वेरिफिकेशन ऑफ स्टेरिलाइजेशन इक्विपमेंट एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो यहाँ पर इस टाइप से आपको बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स या फिर स्टेरिलिटी इंडिकेटर जो होते हैं उनके बारे में एंड उसके यूजेस हो जाएंगे। एंड नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 जो उसमें पूछा है डिफाइन डी वैल्यू एंड जेड वैल्यू, मतलब डी वैल्यू एंड जेड वैल्यू जो है वो क्या होता है उसके बारे में डिफरेंस लिख देना है। ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा कि डी वैल्यू या जेड वैल्यू क्या होता है या फिर इनके बीच में डिफरेंस मिल सकता है, तो आपको इसको अच्छे से करके जाना है। तो यहाँ पर डी वैल्यू क्या होता है उसके बारे में लिख देना है। मतलब यहाँ पर डी वैल्यू जो होता है टाइम होता है मिनट में, मतलब किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पर वो 90% वायबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए टाइम रिक्वायर्ड होता है, उसी को सिंपली यहाँ पर डी वैल्यू बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर इसका ग्राफ हो जाएगा इस टाइप से, यहाँ पर नंबर ऑफ बैक्टीरिया जो हो जाएंगे, सर्वाइविंग फ्रैक्शन हो जाएंगे एंड यहाँ पर टाइम हो जाएगा जो कि मिनट में होगा। तो इस टाइप से यहाँ पर इसका ग्राफ हो जाएगा। तो इस टाइप से आपको यहाँ पर डी वैल्यू के बारे में लिख देना था। जेड वैल्यू क्या होता है, इट इज अ नंबर ऑफ टेम्परेचर चेंज रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 1 पॉइंट इन डी वैल्यू। मतलब जेड वैल्यू जो क्या होता है, तो जेड वैल्यू होता है एक नंबर जो कि टेम्परेचर जो होता है रिक्वायर्ड जो कि रिड्यूस किया जाता है उसमें से 1 पॉइंट इन डी वैल्यू, उसी को सिंपली यहाँ पर जेड वैल्यू बोलते हैं। जैसे कि जेड वैल्यू जो होता है रेसिप्रोकल होता है डी वैल्यू के, इसलिए लेस डी वैल्यू जो होता है मतलब मोर इफिशियंसी ऑफ स्टेरिलाइजेशन। जैसे कि डी वैल्यू जो होगी अगर कम होगी तो यहाँ पर जो इफिशियंसी स्टेरिलाइजेशन जो होगी वो ज़्यादा हो जाएगी। तो इस टाइप से आपको यहाँ पर जेड वैल्यू के बारे में लिख देना है एंड इसका ग्राफ बना देना है। एंड नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 जो इसमें पूछा है डिफाइन IMBIC आर बायोकेमिकल टेस्ट। तो यहाँ पर IMBIC एंड बायोकेमिकल टेस्ट क्या होता है उसके बारे में लिख देना है। तो यहाँ पर IMBIC टेस्ट जो होती है एक सीरीज होती है 4 बायोकेमिकल टेस्ट के, जिनका कि सिंपली यूज किया जाता है आइडेंटिफाई करने के लिए या फिर डिफ्रेंशिएट करने के लिए। मतलब यहाँ पर इंटेरोबैक्टीरियासिस जो होती है जो कि एक फैमिली होती है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की, उसको आइडेंटिफाई या फिर डिफ्रेंशिएट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। मेनली यूज टू आइडेंटिफाई पैथोजेंस, मतलब यहाँ पर कोई पैथोजेंस वगैरह प्रेजेंट है या नहीं है उसको मेनली आइडेंटिफाई करने के लिए इसका यूज किया जाता है। जैसे कि एस्चेरिचिया कोलाई हो गई, इंटेरोबैक्टर एरोजिनेस हो गया। तो इस टाइप से आपको इसके बारे में लिख देना। यहाँ पर इसके कुछ फुल फॉर्म होते हैं जैसे कि IMBIC का फुल फॉर्म, इसको तो आपको अच्छे से लर्न कर लेना है। इसको भी लिख देना कि I फॉर होता है इंडोल टेस्ट, एंड M फॉर होता है मेथाइलरेट टेस्ट, एंड BI फॉर होता है बोगस प्रोस्कर टेस्ट या फिर जैसे कि BP टेस्ट के नाम से जानते हैं, एंड C फॉर होता है सिट्रल यूटिलाइजेशन टेस्ट। तो इस टाइप से आपको इस क्वेश्चन में इतना कंटेंट लिख देना था। एंड नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में, जिसमें कि पूछा है एक्सप्लेन सिंपल स्टेनिंग एंड स्टेप्स इन्वॉल्व इन दिस। मतलब यहाँ पर सिंपल स्टेनिंग क्या है तो उसके बारे में लिख देना है एंड इसमें जो वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व होती है मतलब प्रोसीजर जो होता है वो क्या होता है उसके बारे में लिख देना है। इसका भी क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पर जो सिंपल स्टेनिंग होती है एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें कि हम किसी भी बैक्टीरिया वगैरह का मार्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर जो है उसे ऑब्टेन करते हैं। मतलब यहाँ पर मार्फोलॉजिकल मतलब साइज शेप जो बैक्टीरिया का क्या है उसको यहाँ पर डिटरमाइन करते हैं इसके थ्रू। तो ये सिंपल स्टेनिंग हो जाएगी। मतलब ये जो टेक्निक होती है इसमें सिंगल डाई यूज करते हैं जैसे क्रिस्टल वायलेट हो गई, मिथाइलिन ब्लू हो गई, सैफ्रानिन हो गई। तो इस टाइप से आपको सिंपल स्टेनिंग के बारे में लिख देना, जिसमें जो प्रोसीजर होता है या फिर स्टेप्स होते हैं जैसे कि सबसे पहले हम ग्लास स्लाइड लेंगे, उसको क्लीन एंड ड्राई करेंगे, देन यहाँ पर उसमें माइक्रोब का स्मीयर क्रिएट करेंगे, देन यहाँ पर ड्राई करेंगे एयर के थ्रू या फिर हीट के थ्रू। तो ड्राप जो होंगे क्रिस्टल वाले के उसको डालेंगे, देन यहाँ पर 2 मिनट वेट करेंगे, फिर इसको हम वॉश कर देंगे रनिंग टाइप वाटर के थ्रू। देन इसको एयर जो होगी उसमें ड्राई करेंगे एंड माइक्रोस्कोप की मदद से हम उसमें ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पर जो हमारी है बैक्टीरिया किस टाइप की है। तो ये हमारे स्टेनिंग के बारे में हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 जो इसमें पूछा है व्हाट आर डिसइंफेक्टेंट विद वायरिसाइडल एक्टिविटी। मतलब यहाँ पर डिसइंफेक्टेंट क्या होता है उसके बारे में लिख देना है एंड इसकी जो वायरिसाइडल एक्टिविटी होती है वो क्या होता है उसके बारे में लिख देना है। डिसइंफेक्टेंट जो होते हैं एंटी माइक्रोबियल एजेंट होते हैं जिनको कि सिंपली नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जो होती हैं उसके ऊपर अप्लाई किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह जो होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो ये जो प्रोसेस होता है डिसइंफेक्शन कहलाती है। जैसे कि एग्जांपल में हो जाएगा फिनॉल, फॉर्मल्डिहाइड, इथेनॉल हो गया एंड क्लोरीन हो गई। एंड यहाँ पर वायरिसाइडल एक्टिविटी क्या होती है तो वायरिसाइडल एक्टिविटी डिसइंफेक्टेंट की यही होती है कि मतलब कोई वायरस वगैरह है तो उसके इनसाइड का मटेरियल जो उसको डैमेज करे या फिर उसमें केमिकल चेंजेस करे, देन यहाँ पर उसको इनएक्टिवेट करे। तो यही सिंपली वायरिसाइडल एक्टिविटी हो जाएगी। एंड नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 जो उसमें पूछा है गिव द डिफरेंस बिटवीन बैक्टीरियोस्टेटिक एंड बैक्टीरिसाइडल। तो यहाँ पर बैक्टीरियोस्टेटिक एंड बैक्टीरिसाइडल एजेंट होते हैं, इनके बारे में डिफरेंस लिख देना है। जैसे कि बैक्टीरियोस्टेटिक जो होते हैं वो क्या होते हैं तो यहाँ पे जो बैक्टीरियोस्टेटिक होते हैं उसका मतलब होता है कि बैक्टीरिया वगैरह जो है उसके ग्रोथ जो है उसको प्रिवेंट करना है। यहाँ पर बैक्टीरियासाइडल जो होते हैं
इनका मतलब होता है कि मतलब बैक्टीरिया वगैरह जो है उनको किल कर देना। तो यहाँ पर साइटल जो है इसका मतलब होता है किल करना, एंड स्टैटिक जो होता है इसका मतलब होता है ग्रोथ जो होता है उसको इनहिबिट कर देना या फिर उसको स्टॉप कर देना। मैंने बताया कि यहाँ पर ग्रोथ को स्टॉप कर देते हैं या फिर उसे इनहिबिट कर देते हैं। एंड यहाँ पर बैक्टीरियासाइडल जो होते हैं ऐसे एजेंट होते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह जो होते हैं उसको किल कर देते हैं, जिसके कि यहाँ पर बैक्टीरियोस्टैटिक जो होते हैं उनके ऊपर मतलब लिटिल टू नो साइड इफेक्ट होता है। एंड यहाँ पर बैक्टीरियासाइडल जो होते हैं वो मतलब टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम जो होता है उसको भी कॉज कर सकते हैं। यहाँ पर बैक्टीरियोस्टैटिक के एग्जांपल हो जाएंगे जैसे कि टेट्रासाइक्लिन हो गई, स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया। एंड यहाँ पर बैक्टीरियासाइडल के एग्जांपल हो जाएंगे जैसे कि डेरिवेटिव ऑफ पेनिसिलिन। तो इस टाइप से आपको इतना आंसर इस क्वेश्चन में लिख देना था। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 जो इसमें पूछ रहे हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन डिसइंफेक्टेंट एंड एंटीसेप्टिक विद एग्जांपल। यहाँ पर डिसइंफेक्टेंट एंड एंटीसेप्टिक क्या होते हैं उसके बारे में डिफरेंस लिख देना है। तो डिसइंफेक्टेंट जो होते हैं उनका सिंपली यूज किया जाता है जर्म्स वगैरह जो होते हैं उनको किल करने के लिए, मतलब नॉन लिविंग सरफेस जो होती है उस पर जो जर्म्स वगैरह हो जाते हैं उसको किल करने के लिए इसका यूज किया जाता है। एंड यहाँ पर एंटीसेप्टिक्स जो होते हैं वो सिंपली यूज किए जाते हैं माइक्रोब्स वगैरह जो होते हैं स्किन पे उसको किल करने के लिए। एंड यहाँ पर डिसइंफेक्टेंट जो होते हैं मतलब हार्म कर सकते हैं लिविंग बीइंग को, मतलब ये टॉक्सिक होते हैं। देन एंटीसेप्टिक जो होते हैं उससे ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं। यहाँ पर एंटीसेप्टिक जो होते हैं ये मतलब लिविंग टिश्यू जो होता है उसको हार्म नहीं करते हैं, मतलब ये ज़्यादा टॉक्सिक नहीं होते हैं। सरफेस वगैरह जो होती है क्लीनिंग उसके लिए यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि टॉयलेट वगैरह बाथरूम वगैरह उसकी क्लीनिंग के लिए डिसइंफेक्टेंट का यूज़ करते हैं, जैसे कि फिनाइल हो गया, फॉर्मल्डिहाइड हो गया, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल हो गया। एंड यहाँ पर एंटीसेप्टिक जो होते हैं इनका मतलब यूज मेनली किया जाता है कि कट्स वगैरह हो जाते हैं या फिर बाउंड्स वगैरह हो जाते हैं या फिर इन्फेक्टेड टिश्यू वगैरह हो जाते हैं, उनको क्लीन करने के लिए इसका यूज किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल में डिटॉल हो गई, थियोनॉल हो गई, पोविडोन आयोडीन हो गई। तो जैसे कि पोविडोन आयोडीन जो होगी इसका तो मेनली आप लोग यूज अच्छे से करते आ रहे होंगे। तो पोविडोन आयोडीन जो होती है या एंटीसेप्टिक यूज होती है जो कि मतलब घाव वगैरह जो हो जाता है उसको ठीक करने के लिए यूज की जाती है। तो इस टाइप से आपको यहाँ पर एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट के बारे में लिख देना है। एंड नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 जो इसमें पूछा है, एक्सप्लेन राइडल वाकर एंड चिक मार्टिन टेस्ट। मतलब यहाँ पर राइडल वाकर टेस्ट एंड चिक मार्टिन टेस्ट क्या होता है उसके बारे में लिख देना है। तो चिक मार्टिन एंड राइडल वाकर टेस्ट जो होते हैं वो मतलब फिनॉल कोएफिशिएंट टेस्ट जो होता है उसके मेथड होते हैं जो कि डिसइंफेक्टेंट जो होता है उसके इवैल्यूएशन के लिए किया जाता है। मतलब इसमें सिंपली क्या होता है, तो राइडल वाकर टेस्ट जो होता है मतलब डिसइंफेक्टेंट जो होती है उसको प्रॉपर्टीज वगैरह जो होती रहती हैं उसको इवैल्यूएट करने के लिए यूज किया जाता है, जिसमें कि सिंपली यहाँ पर राइडियल वाकर ब्राथ जो होता है उसका यूज किया जाता है। एंड साल्मोनेला टाइफी होती है एज ए सेंसिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज होती है। एंड यहाँ पर चिक मार्टिन टेस्ट क्या होता है, तो उसको भी सिंपली यहाँ पर डिसइंफेक्टेंट की प्रॉपर्टीज जो होती है उसको इवैल्यूएट करने के लिए यूज किया जाता है अगेंस्ट द साल्मोनेला टाइफी। मतलब साल्मोनेला टाइफी जो होती है उसके अगेंस्ट में इसका यूज किया जाता है। तो इस टाइप से आपको यहाँ पर चिक मार्टिन एंड राइडल वाकर टेस्ट क्या होता है उसके बारे में लिख देना है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 जो उसमें पूछा है, राइट द प्रिंसिपल ऑफ स्टेरिलिटी टेस्टिंग। तो यहाँ पर स्टेरिलिटी टेस्टिंग जो उसका प्रिंसिपल क्या था उसके बारे में लिख देना है। तो स्टेरिलिटी टेस्टिंग जो होती है मतलब ये ऐसी टेस्टिंग होती है जिसमें कि हम यही डिटरमाइन करते हैं कि जो हमारा प्रोडक्ट है उसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है, उसी को सिंपली यहाँ पर डिटरमाइन करते हैं। मतलब स्टेराइल है प्रोडक्ट या नहीं है, तो वही सिंपली टेस्टिंग होती है, उसी को सिंपली यहाँ पर स्टेरिलिटी टेस्टिंग बोलते हैं। एंड नेक्स्ट ये क्वेश्चन पूछ सकता है, व्हाट आर वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन रेप्लिकेशन ऑफ वायरस। मतलब रेप्लिकेशन वायरस का होता है उसमें वेरियस स्टेप कौन से इन्वॉल्व होते हैं उनके नेम ही केवल इसमें लिखना है। तो यहाँ पर इसके ट्रिक है जैसे कि अपन आ रहा है, इससे आप लर्न कर सकते हैं। ए फॉर हो जाएगा अटैचमेंट, पी फॉर हो जाएगा पेनिट्रेशन, एंड यूएन फॉर हो जाएगा अनकोटिंग जिसे कि यहाँ पर बायोसिंथेसिस बोलते हैं, एंड ए फॉर हो जाएगा सिंपली जिसे कि मैचुरेशन बोलते हैं, एंड आर फॉर हो जाएगा रिलीज। तो अपन आ रहा से आप इसको कोरिलेट करके लर्न कर सकते हैं। अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी हो कि यहाँ पर एप्लीकेशन जो होता है वायरस का उसको लर्न करने की, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको ट्रिक कैसे लगी है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 जो इसमें पूछा है, व्हाट आर रोडेक प्लेट। मतलब यहाँ पर रोडेक प्लेट क्या होता है उसके बारे में लिख देना है। तो यहाँ पे रोडेक प्लेट जो होती है पेट्री प्लेट होती हैं जिसमें कि यहाँ पर कल्चर जो होता है प्रेजेंट होता है। रोडेक प्लेट्स कैन बी यूज फॉर माइक्रोबायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ ऑल सरफेस। मतलब यहाँ पर रोडेक प्लेट जो होती हैं उनको यूज किया जा सकता है माइक्रोबायोलॉजिकल कंट्रोल करने के लिए किसी भी सरफेस पे। तो यहाँ पर इस टाइप से आपको रोडेक प्लेट के बारे में लिख देना है। एंड यहाँ पर इसका फुल फॉर्म होता है जैसे कि रेप्लिकेट ऑर्गेनिज्म डिटेक्शन एंड काउंटिंग प्लेट। तो इस टाइप से आपको यहाँ पर इसका फुल फॉर्म भी लर्न कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 जो इसमें पूछा है, हाउ विल यू वैलिडेट हेपा फिल्टर। मतलब यहाँ पर हेपा फिल्टर जो होता है उसके बारे में लिख देना है कि इसे आप कैसे वैलिडेट कर सकते हैं। तो हेपा फिल्टर जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है हेपा का हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर। मतलब हेपा फिल्टर जो होता है एक टाइप का फिल्टर होता है। मतलब यहाँ पर डिजाइन किया जा सकते हैं कि एक्सट्रीमली स्मॉल मतलब बहुत ज़्यादा छोटे पार्टिकल जो हैं उनको कैप्चर करने के लिए, या फिर डस्ट पॉलन पार्टिकल वगैरह जो होते हैं जैसे कि मोल्ड बैक्टीरिया वायरस, इन सभी को कैप्चर करने के लिए इसका यूज किया जाता है हेपा फिल्टर का। एंड इसका जो पोर साइज होता है हेपा फिल्टर का 0.2 माइक्रोन का होता है। एंड यहाँ पर इसके इवैल्यूएशन के लिए या फिर वैलिडेशन के लिए एक डॉप टेस्ट जो है वो यूज किया जाता है,
जिसके थ्रू हम यहाँ पर जो हमारे HEPA फिल्टर होता है उसका हर एक पार्ट की मेंटेनेंस के बारे में डिटरमाइन करते हैं। डॉप टेस्ट जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है डिस्पर्स्ड ऑयल पार्टिकुलेट। तो इस टाइप से आपको यहाँ पर डॉप टेस्ट जो है उसके बारे में लिख देना है कि इसका यूज सिंपली यहाँ पर जो HEPA फिल्टर होता है उसकी मेंटेनेंस वगैरह को डिटरमाइन करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 जो है इसमें पूछा है क्लासीफाई क्लीन एरिया, मतलब यहाँ पर क्लीन एरिया क्या होता है उसको क्लासीफाई करना है। तो क्लीन एरिया जो होती है उसके बारे में लिख देना कि होती क्या है। तो क्लीन एरिया जो होती है उसे सिंपली डिफाइन किया गया है एक रूम जिसमें कि कंसंट्रेशन जो होती है एयरबॉर्न पार्टिकल्स की वो कंट्रोल होती है। मतलब यहाँ पर कोई एक रूम है जिसमें कि जो एयरबॉर्न पार्टिकल्स होते हैं उनकी कंसंट्रेशन जो होती है वो कंट्रोल होती है, तो उसी को सिंपली यहाँ पर क्लीन एरिया बोलते हैं। एंड जो कि कंट्रोल की जाती है HEPA फिल्टर के थ्रू या फिर एयर लॉक डोर सिस्टम जो होते हैं उसको यूज करके कंट्रोल की जाती है। अकॉर्डिंग टू USFSA, मतलब यहाँ पर US फेडरल स्टैंडर्ड एसोसिएशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्लीन एरिया जो उसको क्लासिफाइड किया गया है, जैसे कि क्लास 100 हो गई, क्लास 1000 हो गई, क्लास 10,000 हो गई, क्लास 1 लाख होगी। तो इस टाइप से आपको यहाँ पर इसका क्लासिफिकेशन लिख देना है। आई होप कि आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। एंड नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 जो इसमें पूछा है इलनेस वेरियस सोर्सेस ऑफ कंटामिनेशन इन असेप्टिक एरिया, मतलब असेप्टिक एरिया जो होती है उसमें वेरियस सोर्स ऑफ कंटामिनेशन क्या होता है उसके बारे में लिख देना है। यहाँ पर कुछ फॉलोइंग सोर्सेस होते हैं कंटामिनेशन के असेप्टिक एरिया में, जैसे कि एटमॉस्फेयर हो गया, ऑपरेटर हो गया, रॉ मटेरियल्स हो गए, इक्विपमेंट हो गए, एंड सर्फेसेस हो गई, क्लॉथिंग एंड ग्लोव्स हो गए, हेयर एंड स्कार्फ्स हो गए। तो ये मतलब सोर्स होते हैं जिसके थ्रू यहाँ पर असेप्टिक एरिया जो उसमें कंटामिनेशन हो सकती है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 जो उसमें पूछा है एक्सप्लेन असेसमेंट ऑफ न्यू एंटीबायोटिक, मतलब यहाँ पर असेसमेंट जो होता है न्यू एंटीबायोटिक का वो क्या होता है उसके बारे में लिख देना है। मतलब कोई एंटीबायोटिक होता है उसे आप कैसे आकलन कर सकेंगे उसके बारे में लिख देना है, या कि सिंपली MIC मतलब मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन के नाम से भी आ सकता है। असेसमेंट ऑफ न्यू एंटीबायोटिक क्या होता है, तो मतलब यहाँ पे MIC जो होता है यही होते हैं कि लोएस्ट कंसंट्रेशन पर एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड जो है कितना मतलब ग्रोथ ऑफ पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह जो है उसको इनहिबिट कर सकता है, तो उसी को यहाँ पर सिंपली MIC बोलते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, आप लोग एक बार पढ़िएगा इससे समझ में आ जाएगा। एंड नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 जो इसमें पूछा है गिव अ नोट ऑन माइक्रोबायोलॉजिकल असे ऑफ अमीनो एसिड, मतलब अमीनो एसिड जो होते हैं उसका माइक्रोबायोलॉजिकल असे क्या होता है उसके बारे में एक नोट लिखना है। तो यहाँ पर प्रिंसिपल लिखा है जैसे कि माइक्रोबायोलॉजिकल असे ऑफ अमीनो एसिड इज बेस्ड ऑन ग्रोथ रिस्पॉन्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू द अमीनो एसिड बीइंग टेस्ट, मतलब यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो ग्रोथ होता है जिसके थ्रू यहाँ पर अमीनो एसिड जो होता है उसके थ्रू हम टेस्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर ग्रोथ वगैरह उसका हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यही सिंपल इसका माइक्रोबायोलॉजिकल असे का प्रिंसिपल हो जाएगा। एंड इसके प्रोसीजर में कुछ स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि यहाँ पर सिलेक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया, प्रिपरेशन ऑफ मीडियम हो गया, स्टैंडर्ड कर्व हो गया, एंड सैंपल प्रिपरेशन हो गई, इनक्यूबेशन हो गया, एंड ग्रोथ मेजरमेंट हो गया। इस टाइप से आपको यहाँ पर अमीनो एसिड जो होता है उसका असे लिख देना, जो कि 2 मार्क्स में चांसेस है कि आपको देखने को मिलेगा। एंड नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 जो उसमें पूछा है राइट अ नोट ऑन माइक्रोबियल स्पॉयलेज या फिर बैक्टीरियल स्पॉयलेज, मतलब माइक्रोबियल स्पॉयलेज या फिर बैक्टीरियल स्पॉयलेज क्या होता है उसके बारे में आपको नोट यही होता है कि इसमें जैसे कि कोई प्रोडक्ट या फिर ड्रग है वो किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर बैक्टीरिया वायरस के थ्रू जो यहाँ डिग्रेडेड या फिर खराब हो रही है तो उसी को सिंपली यहाँ पर माइक्रोबियल स्पॉयलेज बोलेंगे। तो इस टाइप से आपको यहाँ पर इसमें लिख देना है कि माइक्रोबियल या फिर बैक्टीरियल स्पॉयलेज क्या होता है, जो कि आ सकता है 2 मार्क्स में, आपको देख लेना एक बार। एंड नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27 जो बन सकता है व्हाट इज सेल कल्चर एंड प्राइमरी सेल कल्चर, मतलब यहाँ पर सेल कल्चर एंड प्राइमरी सेल कल्चर क्या होता है उसके बारे में आपको एक नोट लिखना है। तो यहाँ पर सेल कल्चर क्या होता है उसके बारे में लिख देना है। यहाँ पर सेल कल्चर जो होते हैं एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कि हम यहाँ पर किसी भी एनिमल्स की सेल्स वगैरह जो होती हैं इन विट्रो कंडीशन जैसे कि लैब वगैरह जो होती हैं उसमें हम उसको ग्रो करें तो यही सिंपली सेल कल्चर हो जाएगी। एंड इसमें जैसे कि इन्वॉल्व होते हैं इक्विपमेंट होते हैं, कुछ मीडिया होते हैं, टेक्निक्स जो होती हैं जो कि ग्रोथ और मेंटेनेंस ऑफ सेल के लिए हेल्प करती हैं। तो इस टाइप से आपको सेल कल्चर लिख देना है। यहाँ पर प्राइमरी सेल कल्चर, तो मतलब प्राइमरी सेल कल्चर क्या होता है, यही मतलब कि टिश्यू वगैरह या फिर ऑर्गेनिज्म वगैरह जो है उसका फर्स्ट टाइम जो होता है ग्रोथ जो होता है तो उसी को सिंपली यहाँ पर प्राइमरी सेल कल्चर बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28 जो उसमें पूछा है राइट अ नोट ऑन ग्रेड ए एंड ग्रेड बी रूम, मतलब ग्रेड ए रूम एंड ग्रेड बी रूम क्या होता है उसके बारे में एक नोट लिखना है, जिसमें से आपको ग्रेड बी अच्छे से कर लेना है। तो ग्रेड ए जो होता है मतलब लोकल जोन होता है जिसमें कि मतलब हाई रिस्क ऑपरेशन होते हैं, मतलब एक बाहर का एरिया होता है जो कि एसेप्टिक एरिया होता है उससे बाहर का एरिया होता है जिसमें कि फिलिंग एंड मेकिंग एसेप्टिक ट्रांसफर होता है। तो ये सिंपली ग्रेड ए के बारे में हो जाएगा। एंड ग्रेड बी क्या होता है, तो ग्रेड बी जो होते हैं बैकग्राउंड एरिया होते हैं, मतलब ग्रेड ए जो होते हैं उसके पीछे की एक एरिया होती है जैसे कि एसेप्टिक प्रिपरेशन एंड फिलिंग जहाँ पर होती है। तो इस टाइप से आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28 में लिख देना था। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 के बारे में, जिसमें कि पूछा है डिफाइन एंटी माइक्रोबियल एंड प्रिजर्वेटिव, मतलब एंटी माइक्रोबियल्स क्या होता है उसके बारे में लिख देना है। यहाँ पर उनके एग्जाम्पल भी साथ में लिख देना है। तो यहाँ पर मतलब एंटी माइक्रोबियल एजेंट ऐसे एजेंट होते हैं या फिर सब्सटेंस होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह जो होते हैं उनको किल करते हैं या फिर उसकी ग्रोथ जो होती है उनको इनहिबिट कर देते हैं।
तो उसी को सिंपली यहाँ पर एंटी माइक्रोबियल बोलते हैं। जैसे कि बैक्टीरिया हो गए, वायरस हो गए, इन सभी की ग्रोथ को इनहिबिट कर देते हैं या फिर इनसे किल ही कर देते हैं। तो ये सिंपली एंटी माइक्रोबियल्स हो जाएंगे। इसके एग्जाम्पल होंगे जैसे कि टेट्रासाइक्लिन होगी, पेनिसिलिन होगी, फ्लुकोनाजोल होगी। तो ये सिंपली एंटी माइक्रोबियल के एग्जाम्पल हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रिजर्वेटिव। तो प्रिजर्वेटिव जो होते हैं मतलब ऐसे सब्सटेंस या फिर एजेंट होते हैं जिन्हें कि सिंपली जो हमारी ड्रग होती है उसमें मतलब ऐड किया जाता है फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ स्पॉलेज या फिर सेल्फ लाइफ जो होती है उसकी इंक्रीज कर देते हैं। मतलब यहाँ पर हमारा सब्सटेंस या प्रोडक्ट है उसमें ये एजेंट ऐड किए जाते हैं, पर उसमें स्पॉलेज वगैरह जो होते हैं उसके चांसेस कम हो एंड उसके सेल्फ लाइफ वगैरह जो है वो बढ़ जाए एंड यहाँ पर ग्रोथ जो माइक्रोब्स का होता है उसको इनहिबिट कर देते हैं। तो ये सिंपली प्रिजर्वेटिव हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर इसके एग्जाम्पल होंगे जैसे कि मिथिल पैराबिन हो गए, प्रोपाइल पैराबिन हो गई। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 के बारे में, जिसमें कि पूछा है राइट वेरियस टाइप ऑफ स्पॉलेज। मतलब यहाँ पर स्पॉलेज जो होते हैं उसके वेरियस टाइप क्या होता है उसके बारे में आपको यहाँ पर लिख देना है। तो यहाँ पर स्पॉलेज जो होता है मेनली 2 टाइप का होता है। एक होता है माइक्रोबियल स्पॉलेज, एक होता है नॉन माइक्रोबियल स्पॉलेज। तो यहाँ पर माइक्रोबियल स्पॉलेज जो होता है उसके 3 सब टाइप होते हैं। एक होता है इन्फेक्शन इंड्यूस्ड बाई कंटामिनेटेड प्रोडक्ट, एक होता है फिजियोकेमिकल स्पॉलेज, एक होता है बैक्टीरियल स्पॉलेज। एंड यहाँ पर नॉन माइक्रोबियल स्पॉलेज जो होता है इसमें जैसे कि फिजिकल स्पॉलेज हो गया, केमिकल स्पॉलेज हो गया एंड इंजाइमेटिक स्पॉलेज हो गया। तो इस टाइप से आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन में इतना कंटेंट लिखना था। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे जो कि यहाँ पर 2 मार्क्स में आ सकते हैं। इसी टाइप से आपको यहाँ पर एग्जाम में भी प्रेजेंट करना है। तो गाइस कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।